हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सस्टेनेबल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे पौधों में जनन की, जिसमें पिछली क्लास में पढ़े थे कि पौधों में जनन दो प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन में बिना बीजों के जनन होता है, जबकि लैंगिक जनन में बीजों की आवश्यकता होती है। उसी क्रम में हम लोग आज पढ़ेंगे परागकण या पोलिनेशन। परागकण या पोलिनेशन कि पौधों में परागकण कैसे होता है। इसके पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पुष्प की संरचना क्या है, क्योंकि बिना उसको समझे हुए हम लोग परागकण को समझ नहीं पाएंगे। देखिए, आपको इसके पहले वाली क्लास में बताए थे कि पुष्प का मादा भाग क्या होता है, जायांग बताए थे। यहां से शुरू करेंगे हम लोग। ये इतना जो भाग है हमारा, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है जायांग, गाइनोसियम। ये भाग क्या है आपका? ये पूरा भाग है आपका जायांग, या इसे हम लोग स्त्री केसर भी कह सकते हैं, जो कि क्या होता है? पुष्प का मादा भाग या फीमेल पार्ट होता है, जिसमें सबसे नीचे क्या होता है? सबसे नीचे होता है अंडाशय। सबसे नीचे क्या होता है? अंडाशय, जिसे ओवरी बोला जाता है। इसके थोड़ा ऊपर जाएंगे, हल्का सकरा भाग, इसे बोला जाता है क्या? वर्तिका या स्टाइल। तो सबसे नीचे अंडाशय हो गया, इसके ऊपर जाएंगे वर्तिका या स्टाइल है, और सबसे ऊपर क्या होता है? वर्तिकाग्र या स्टिग्मा होता है। तो पुष्प का मादा भाग क्या कहलाता है? जायांग कहलाता है, जिसे हम लोग स्त्री केसर भी कह सकते हैं। इसमें तीन भाग होते हैं। सबसे नीचे वाला भाग क्या होता है? अंडाशय या ओवरी होता है। उसके ऊपर जाएंगे, क्या होगा? वर्तिका होगा। और पुष्प के मादा भाग का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहलाता है। जबकि पुष्प का नर भाग क्या बताए थे? पुष्प का नर भाग होता है क्या? पुमंग होता है। पुष्प का नर भाग क्या है? ये यहां से यहां तक क्या है? पुष्प का नर भाग, मेल पार्ट है, जिसमें एक होता है पुंकेसर, फिलामेंट, और एक होता है ये परागकोश। क्या होता है? परागकोश। और परागकोश के अंदर क्या भरे होते हैं? परागकण, पोलन ग्रेन भरे होते हैं। तो पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है? पुमंग कहलाता है, जिसमें एक भाग होता है क्या? पुंकेसर। एक भाग होता है क्या? परागकोश। और परागकोश के अंदर क्या भरे होते हैं? परागकण या पोलन ग्रेन भरे होते हैं। अब देखते हैं हम लोग परागण है क्या। परागण, जिसे अंग्रेजी में पॉलिनेशन बोला जाता है। तो पराग कणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। पराग कोश से पराग कणों का निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। यहां समझिएगा, ये हो गया आपका पराग कोश। ये पूरा पोर्शन क्या है? ये है आपका पराग कोश। और जब पराग कोश से क्या निकलेंगे? पराग कण निकल कर कहां पहुंचेंगे? वर्तिकाग्र पर। पराग कोश से पराग कणों का निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या बोला जाता है? परागण या पॉलिनेशन बोला जाता है। अब ये परागण होता कैसे है? इसके लिए कई कारक उत्तरदायी हैं। ठीक है ना? इसके लिए कई कारक उत्तरदायी हैं, जैसे परागकण की क्रिया वायु, जल, कीट, जंतु, मनुष्य आदि के द्वारा होती है। परागकण कैसे होगा? या तो हवा के द्वारा होगा, या तो जल के द्वारा होगा, या तो किसी कीट के द्वारा होगा, या जंतु के द्वारा, या मनुष्यों के द्वारा होगा। आप लोग मधुमक्खियों को फूलों पर रस चूसते हुए आप लोग देखे होंगे। तो वो जब वो रस चूसती हैं फूलों पर, तो ये जो परागकण है उनके पैरों से चिपक जाते हैं, और जब वही मधुमक्खी उड़कर दूसरे पुष्प पर बैठती है, तो वही परागकण क्या होते? वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। तो इसे हम लोग कीट कह सकते हैं। हवा के द्वारा भी क्या होता है? हवा के द्वारा परागकोश से परागकण निकल कर कहाँ पहुंच जाते हैं? वर्तिकाग्र पर। किसी जंतु द्वारा हो सकता है, किसी मनुष्य द्वारा भी हो सकता है। तो परागकण किनके किनके माध्यम से होगा? हवा के द्वारा हो सकता है, जल के द्वारा हो सकता है, किसी कीट द्वारा हो सकता है, जंतु द्वारा हो सकता है, या किसी मनुष्य द्वारा हो सकता है। अब ये जो परागकण की क्रिया है, ये दो प्रकार की होती है। एक होता है स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा होता है पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण और पर परागण। अब हम लोग समझते हैं स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन क्या है। तो जब किसी पुष्प से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, अथवा उसी
पौधे के अन्य पुष्प पर पहुंचते हैं तो उसे कहा जाता है स्वपरागण। जैसे मान लीजिए एक ये पुष्प है, तो यहां से क्या होगा, यहां से परागकण निकलेगा, इसी पुष्प का परागकण निकलेगा और इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा। तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण। जब परागकण, जब पराग कोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण। अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प, मान लीजिए एक कोई पेड़ है आपका, यहां बहुत सारे पुष्प लगे हैं और यहां से क्या निकला, कोई परागकण निकला, तो ये परागकण यहां आएगा, इस पुष्प पर आ सकता है या इस पुष्प पर आ सकता है या इस पुष्प पर आ सकता है। जब उसी पौधे के किसी भी पुष्प पर जाएगा, फूल पर जाएगा, तो उसे क्या बोला जाएगा, स्वपरागण बोला जाएगा। जब परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो यह क्रिया क्या कहलाती है, स्वपरागण कहलाती है, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है। अब समझते हैं हम लोग पर परागण क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। तो जब किसी पुष्प के परागकण निकलकर उसी जाति के अन्य पौधे के, उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे पर परागण कहा जाता है। उसी जात, मान लो एक गुड़हल का पेड़ है, ठीक है ना, अगर उससे कोई परागकण निकलेगा और बगल में दूसरा गुड़हल का फूल है, तो एक से निकलकर दूसरे पेड़ पर जब जाएगा तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा पर परागण। जबकि स्वपरागण क्या है, पेड़ एक ही होगा, चाहे उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे या दूसरे उसी पेड़ के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, तो वो क्या है, स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन है। जबकि पर परागण में क्या होता है, उसी जाति के अन्य पौधे, उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो यह क्रिया क्या कहलाती है, पर परागण कहलाती है। अब आगे समझते हैं हम लोग होता क्या है। मान लीजिए यहां से परागकण निकलकर कहां पहुंच गए, वर्तिकाग्र पर। अब ये वाला फिगर देखते हैं हम लोग, ये क्या है पूरा आपका, ये जायांग। अब देखिए यहां से परागकण क्या हो रहा है, अंकुरित हो रहा है। परागकण यहां पहुंच गया वर्तिकाग्र पर, ये क्या हो रहा है, अंकुरित हो रहा है। जब ये परागकण अंकुरित होगा, जैसे ही पहुंचेगा वर्तिकाग्र, तो वर्तिकाग्र क्या होता है, नम होता है और चिपचिपा होता है। वर्तिकाग्र क्या होता है, वर्तिकाग्र नम और चिपचिपा होता है। तो परागकण क्या करता है, यहाँ पे एक पराग नलिका बनाता है। परागकण क्या करता है, ये परागकण एक पराग नलिका बनाता है, इसे यहां से यहां तक, जो कि कहां तक पहुंचता है, जो कि अंडा से यहां तक पहुंचता है। अब इसी पराग नलिका में क्या विकसित होता है, नर युग्मक विकसित होता है। भाई परागकण में क्या होगा, नर युग्मक होगा। इसी में क्या होता है, नर युग्मक विकसित होता है। ऐसे आकर ये नर युग्मक क्या करता है, ये है बीजांड। बीजांड के अंदर क्या होता है, मादा युग्मक होता है। नर युग्मक यहाँ है, यहां से चलेगा, और ये क्या है आपका, मादा युग्मक। तो ये बीजांड जो होता है, ये अंडकोश होता है। ये पूरा पोर्शन क्या है आपका, ये जो ग्रीन से दिखाया गया, ये क्या है, बीजांड या अंडकोश है। और इसी के अंदर क्या होता है, मादा युग्मक। तो जब यहां से परागकण से नर युग्मक पराग नलिका द्वारा होते हुए कहां पहुंचता है, बीजांड या अंडकोश में पहुंचता है, तो यहाँ पे नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या हो जाए, युग्मन हो जाता है, संयोग हो जाता है। तो उसे ही बोला जाता है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। क्या, जब यहां से नर युग्मक, कहां से, जब परागकण में जो नर युग्मक होता है वो पराग नलिका द्वारा होता हुआ कहां पहुंचता है, बीजांड के अंदर पहुंचता है, बीजांड या अंडकोश। और बीजांड अंडकोश में क्या होता है, मादा युग्मक होता है। तो जब यहाँ पर नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोग या युग्मन होता है, तो उसे बोला जाता है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, नर तथा मादा युग्मकों का युग्मन, युग्मन होता मतलब होता है संयोग या मिलना। नर तथा मादा युग्मकों का युग्मन या संयोग निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाता है। एग्जाम में यह भी पूछ सकता है निषेचन क्या है, तो आप बताएंगे नर तथा मादा युग्मकों का युग्मन या संयोग ही निषेचन अथवा फर्टिलाइजेशन कहलाता है। उसके बाद अब युग्मन तो हो गया, क्या हो गया, युग्मन।
नर और मादा युग्मक, मान लीजिए एक नर युग्मक है, यहाँ मादा युग्मक है, और दोनों क्या कर लिया, संयोग कर लिया, ऐसे हो गया, ये क्या हो गया, इसका युग्मन हो गया। और युग्मन के पश्चात क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट क्या, युग्मनज बनता है। यहाँ देखिए जो रेड से दिखाया गया है, जब नर और मादा युग्मक मिल गए तो किसका निर्माण हुआ, युग्मनज का निर्माण हुआ। युग्मनज को क्या बोला जाता है, जाइगोट बोला जाता है। नर और मादा युग्मक के युग्मन के पश्चात किसका निर्माण होता है, युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। तो अभी आपको बताएं, नर तथा मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाता है, और युग्मन मतलब जुड़ गए दोनों लोग, तो युग्मन के पश्चात युग्मन द्वारा बनी कोशिका क्या कहलाती है, युग्मनज या जाइगोट कहलाती है। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन के पश्चात किसका निर्माण होता है, युग्मनज, युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। अब देखिए, निषेचन के पश्चात बीजांड विकसित होकर बीज बनता है। निषेचन के पश्चात जब यहाँ पर निषेचन हो गया तो ये बीजांड जो था ये क्या बन गया, विकसित होकर क्या बन गया, बीज बन गया, विकसित होकर बीज बन जाता है, तथा अंडाशय विकसित होकर फल बनता है। जो यहाँ पर ये अंडाशय था पूरा, ये पूरा क्या था आपका, अंडाशय था। तो अंडाशय जो बीजांड था वो विकसित होकर क्या बन गया, बीज बन गया। जबकि जो पूरा अंडाशय था, अंडाशय विकसित होकर क्या बन जाता है, फल बन जाता है। तो एग्जाम यहाँ से प्रश्न बहुत पूछता है कि फल किसे कहते हैं, फल क्या है। तो परिपक्व अंडाशय को ही फल कहते हैं। क्या, परिपक्व अंडाशय को ही फल कहा जाता है। एक बार फिर समझते हैं हम लोग इस प्रोसेस को। यहाँ पर क्या हुआ, जब परागकोश से परागकण निकलकर कहाँ पहुंचे, वर्तिकाग्र पर पहुंचे। तो यहाँ पर जब ये परागकण पहुंच गया, ये अंकुरित होता परागकण जैसे ही अंकुरित होगा, एक्टिव होगा, ये एक पराग नलिका बनाएगा। इसे नली को क्या बोलते हैं, पराग नलिका बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, नर युग्मक होता है। जब ये नर युग्मक पराग नलिका से होते हुए कहाँ पहुंचता है, बीजांड, बीजांड या अंडकोश में। बीजांड में क्या होता है, मादा युग्मक होता है, फीमेल पार्ट होता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये प्रोसेस क्या, जब दोनों मिलते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, निषेचन बोला जाता है। और निषेचन के पश्चात क्या बनता है, जाइगोट या युग्मनज बनता है। युग्मन के पश्चात बनी कोशिका युग्मनज या जाइगोट कहलाती है। जाइगोट बन गया आपका। उसके बाद निषेचन के पश्चात जो बीजांड था आपका वो पूरा विकसित हो, जो बीजांड था ये पूरा पोर्शन क्या था, बीजांड था। तो बीजांड पूरा विकसित होकर क्या बन जाता है, बीज बन जाता है। तथा अंडाशय विकसित होकर क्या बन जाता है, अंडाशय विकसित होकर फल बन जाता है। जो ये पूरा अंडाशय था आपका, ये अंडाशय पूरा विकसित होकर क्या बन गया, फल बन गया। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि परिपक्व, पूर्ण रूप से विकसित परिपक्व अंडाशय को ही क्या बोला जाता है, फल बोला जाता है। परिपक्व अंडाशय को ही क्या कहते हैं, फल कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं इतनी बातें हम लोगों को समझ में आ गई होंगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जंतुओं में प्रजनन या रिप्रोडक्शन कैसे होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बात करते हैं जंतुओं में जनन की। तो जिस प्रकार पौधों में जनन दो प्रकार का हुआ था, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ठीक उसी प्रकार जंतुओं में भी प्रजनन या जनन दो प्रकार का होता है। पहला होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या है, जब बिना जनन अंग के प्रजनन होगा तो वो कहलाएगा अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब जनन अंग के माध्यम से प्रजनन होगा या जनन होगा तो उसे बोलेंगे लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिस प्रकार जैसे मानव हो गया, मानव में जनन अंग होता है, मेल में या नर में क्या होता है, टेस्टिस होता है, वृषण होता है। और मादा या फीमेल में क्या होता है, अंडाशय या ओवरी होता है। तो उनमें जनन अंग है, मानव में जनन अंग है। तो मानव में जनन किस प्रकार का होगा, लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। जबकि कुछ जंतु ऐसे हैं जिनमें जनन अंग नहीं होता है। जब बिना जनन अंग के प्रजनन होगा तो वो कहलाएगा अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखते हैं जो जंतुओं में अलैंगिक जनन होता है, इसके लिए 3 विधियां हैं। पहला है मुकुलन विधि, दूसरा है द्विखंडन विधि और तीसरा क्या है, बहुविभाजन विधि। जो मुकुलन है उसको बोला जाता है बडिंग, द्विखंडन को बोलेंगे बाइनरी फिशन और बहुविभाजन को बोलेंगे मल्टीपल डिवीजन। जो मुकुलन विधि होती है उसमें प्रजनन
मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन किसमें होगा? हाइड्रा में होता है। एग्जाम में प्रश्न पूछ लेगा कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है, तो मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा में प्रजनन कैसे होगा? द्विखंडन द्वारा होगा। जबकि जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम होता है मलेरिया का परजीवी। इसी प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया नामक रोग हो जाता है। तो प्लाज्मोडियम में होगा बहुविभाजन द्वारा, अमीबा में होगा द्विखंडन द्वारा, हाइड्रा में होगा मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन। जो हाइड्रा होता है वो किस संघ का जंतु है? तो जो हाइड्रा है वो सिलेंट्रेटा, ये सिलेंट्रेटा संघ का जंतु होता है। जबकि जो अमीबा और प्लाज्मोडियम होता है ये क्या होता है? एक प्रोटोजोआ होता है। क्या होता है? प्रोटोजोआ होता है। तो याद रखिएगा अमीबा प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ है। जबकि जो हाइड्रा है क्या है? वो सिलेंट्रेटा है। अब देखते हैं मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन हाइड्रा में कैसे होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पौधों में भी मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। बताइएगा किस पौधे में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन हुआ था, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अब इसमें देखते हैं मुकुलन विधि द्वारा हाइड्रा में प्रजनन कैसे होगा। तो मान लेते हैं एक हाइड्रा का पौधा है, एक हाइड्रा, ये जंतु है, पौधा नहीं जंतु है, हाइड्रा है। इसमें छोटा सा मुकुल ऐसे निकलता है, ये छोटा सा मुकुल निकल गया। अब दूसरा हाइड्रा बनाते हैं, तो यहां पे ये इसका मुकुल थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब तीसरा हाइड्रा बनाते हैं, तो ये मुकुल क्या हो गया? मुकुल विकसित होकर नया हाइड्रा बन गया। ये क्या है? हमारा मुकुल है, और ये क्या बन गया? नया हाइड्रा बन गया। तो जब पूछा जाए मुकुल, या इसे बोलते हैं अंग्रेजी में बड, मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो हाइड्रा में होता है। एक ये मातृ कोशिका थी, हाइड्रा की मातृ कोशिका थी, जनक कोशिका थी, इससे एक हल्का सा मुकुल निकला। और दूसरे में क्या हुआ? ये मुकुल थोड़ा सा ज्यादा विकसित हो गया। और तीसरे में ये मुकुल क्या होगा? पूर्ण विकसित हो गया। तो इस जनक जनक कोशिका या मातृ कोशिका से एक नया हाइड्रा बन गया, जिसे बोलते हैं मुकुलन विधि। हाइड्रा में प्रजनन कैसे होगा? मुकुलन बाई बडिंग द्वारा होगा। हाइड्रा किस संघ का जंतु है? तो सिलेंट्रेटा संघ का जंतु है। अब दूसरी विधि देखते हैं, द्विखंडन द्वारा प्रजनन। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला देखते हैं द्विखंडन द्वारा। तो द्विखंडन द्वारा क्या होता है? एक होता है ये विकसित, ये क्या हो गया? ये अमीबा है, और अमीबा के क्या है? ये केंद्रक है। एक ये क्या हो गया? अमीबा हो गया, और अमीबा के मध्य में क्या पाया जाता है? एक केंद्रक पाया जाता है। जब आगे इसका विभाजन होगा तो ये केंद्रक थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आगे जब इसका विभाजन होगा तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसी संरचना, और आगे जाकर दो अमीबा अलग हो जाएंगे। तो एक अमीबा से दो खंड बन गया, एक अमीबा से दो खंड में अमीबा टूट गया, तो इसे बोलते हैं द्विखंडन द्वारा, बाइनरी फिशन द्वारा। तो अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? द्विखंडन या बाइनरी फिशन द्वारा होता है। ये हो गया अमीबा, और ये इसका केंद्रक क्या हुआ? इस केंद्रक का विभाजन हुआ, और ये जो केंद्रक है ये दो खंडों में टूट गया। इससे क्या हो गया? दो नए अमीबा का जन्म हो गया। जबकि जो अमीबा ये आपकी मातृ कोशिका थी वो क्या होती है? वो समाप्त हो जाती है, मर जाती है। अमीबा, नया अमीबा उत्पन्न करने के बाद पुरानी अमीबा क्या होती है? नष्ट हो जाती है। तीसरा है बहुविभाजन द्वारा। बहुविभाजन द्वारा किसमें होता है? प्लाज्मोडियम में। तो मान लेते हैं ये प्लाज्मोडियम की कोशिका है, तो इसमें क्या होगा? बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन जाते हैं। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है बहुविभाजन। तो बहुविभाजन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? प्लाज्मोडियम में होता है। और खंडन द्वारा, द्विखंडन द्वारा किसमें होगा? अमीबा में होगा। मुकुलन द्वारा किसमें होगा? तो आप बताएंगे हाइड्रा में होगा। अब आगे देखते हैं लैंगिक जनन क्या है। आगे क्या देखते हैं? लैंगिक जनन क्या है? लैंगिक जनन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब लैंगिक जनन होगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए? नर और मादा जननांगों का होना आवश्यक है। जननांगों का होना आवश्यक है, अनिवार्य है। किसमें? लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन तभी होगा जब नर और मादा जननांग क्या होंगे? उपस्थित होंगे। अब ये होता है किसी किसी प्राणी में नर और मादा जननांग एक ही में पाए जाते हैं, जबकि कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनमें नर जननांग अलग होता है
और दूसरे प्राणी में मादा जननांग होता है। तो जैसे होता है एक लिंगी जंतु और क्या होता है द्विलिंगी जंतु। एक लिंगी जंतु और दूसरा होता है द्विलिंगी जंतु, इसे उभयलिंगी भी बोला जाता है। तो एक लिंगी जंतु किसे कहा जाएगा? जब नर और मादा जनन अंग अलग अलग प्राणी में पाए जाते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है? एक लिंगी जंतु बोला जाता है। जैसे मानव हो गया, अगर मेल है नर है तो उसमें अलग जनन अंग होगा जैसे वृषण या टेस्टिस, और मादा है फीमेल है तो उसमें अलग जनन अंग होगा जिसे क्या बोला जाता है? अंडाशय या ओवरी। तो मानव क्या है? एक लिंगी जंतु है क्योंकि उसमें जनन अंग अलग अलग प्राणियों में पाए जाते हैं। तो इसका एक लिंगी का उदाहरण क्या हो गया? मानव हो गया, मनुष्य हो गया, बकरी हो गया, गाय, मछली, मेढक, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या है? एक लिंगी जंतु हैं। द्विलिंगी या उभयलिंगी किसे कहा जाता है? जब नर और मादा जनन अंग एक ही प्राणी में पाए जाते हैं, एक ही जंतु में पाए जाते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? द्विलिंगी या उभयलिंगी बोला जाता है। एक ही व्यक्ति में नर जननांग भी होगा और मादा जननांग भी होगा एक ही प्राणी में। इसका उदाहरण क्या है? जैसे केचुआ हो गया, जोंक हो गया और क्या हो गया? हाइड्रा हो गया। हाइड्रा क्या होता है? अभी बताए थे किस संघ का जंतु है? सिलेंटेटा का। जबकि जो केचुआ है, ये जो केचुआ और जोंक है ये किसका है? एनीलिडा का। एनीलिडा एक संघ होता है। एनीलिडा क्या है? संघ है। और एनीलिडा संघ का जंतु क्या है? केचुआ और जोंक है। ये पॉइंट आपको याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछता है कि द्विलिंगी या उभयलिंगी जंतु या प्राणी कौन से हैं? केचुआ हो गया, जोंक हो गया। जोंक को लीच बोला जाता है अंग्रेजी में। केचुआ, जोंक और हाइड्रा ये क्या है? उभयलिंगी या द्विलिंगी है। तो इसमें यह भी ध्यान रखना है आपको कि हाइड्रा ऐसा जंतु है जिसमें अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों होता है। हाइड्रा ऐसा जंतु है जिसमें लैंगिक जनन भी होगा और अलैंगिक जनन भी होता है। तो उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।